हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं लोकेश द्विवेदी आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के बारे में जान लिया था। उम्मीद है उससे संबंधित प्रश्न आप करने के योग्य होंगे। आज हम फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के बारे में अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। यानी कि क्योंकि यह जो पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है यह संपूर्ण पॉलिटी का एक की पॉइंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि परीक्षाओं में यदि पॉलिटी से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स के जो टॉपिक है उस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यानी कि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जानते हैं आज हम इस टॉपिक के तहत क्या क्या पढ़ेंगे, और इन दोनों पिक्स को ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी दोनों पिक्स से हम पूरा फंडामेंटल राइट्स आपको समझा देंगे। बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। उसके साथ मूल अधिकार की परिभाषा जानेंगे, इसकी विशेषता जानेंगे। प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और स्वतंत्रता के पूर्व मूल अधिकार के लिए क्या प्रयास किए गए थे। उसके साथ साथ मूल अधिकारों से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जैसे पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, अधित्यजन का सिद्धांत, भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। उसके बाद मूल अधिकार का निलंबन कैसे होता है, समापन कैसे होता है, और मूल अधिकार का रक्षक कौन है, इसके बारे में जानेंगे। जनहित याचिका, अनुच्छेद पर चर्चा, सूचना का अधिकार एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर आज की हमारी क्लास होगी। देखते हैं आज इस क्लास में कितना तक हम पढ़ा पाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार की परिभाषा क्या होती है। मूल अधिकार का मतलब ये हुआ कि इसी की उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है। जैसे व्यक्ति का सामाजिक विकास होना है, आर्थिक विकास होना है, राजनीतिक विकास होना है, तो उस विकास के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति बोल सके, किसी व्यवसाय को कर सके, कहीं पर आ जा सके, अपने अनुसार कोई धर्म या फिर उपासना या पूजा पद्धति को कर सके। ऐसे सारे मामले व्यक्ति के अपने स्वयं के होते हैं, और इन्हीं मामलों की उपस्थिति किसी व्यक्ति को जीवन को जेल से एक सामान्य जीवन के रूप में तब्दील करता है या बदलता है। क्योंकि जेल में क्या होता है, व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध होता है, लेकिन जेल न होने पर व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं होता। उसी प्रकार से यदि मूल अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं होंगे तो जेल की सलाखों के बीच न रहने पर भी वह उसका जीवन एज अ जेल के रूप में व्यतीत होगा। इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना अत्यंत आवश्यक है। आई थिंक आप फंडामेंटल राइट्स को समझने में सक्षम है। इसके बाद इसकी विशेषता जाने हैं। यह जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान दिया गया है यह विस्तृत है। विस्तृत ऐसे है, इसमें सामाजिक अधिकार भी शामिल है, आर्थिक अधिकार भी शामिल है, राजनीतिक अधिकार भी शामिल है, बोलने की भी आजादी है, पूजा पद्धति, संस्कृति, शिक्षा आदि सब का अधिकार शामिल है, जिसके बारे में आगे अभी हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, आगे सब जानेंगे। तो इसकी जो प्रकृति है भारतीय संविधान में शामिल किए जाने की, वह एक ब्रॉड लेवल की है, यानी कि विस्तृत स्तर की है। दूसरी इसकी विशेषता है, व्यक्ति के शासन के स्थान पर कानून का शासन स्थापित करते हैं। चलते हैं थोड़ा पिक की साइड। आप देख रहे हैं 2 पिक्चर। एक में क्या है, हमने पॉइंट बताया, जो मूल अधिकार है वह व्यक्ति का शासन नहीं बल्कि कानून का शासन स्थापित करते हैं। कानून का शासन स्थापित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बैरियर है यह हमारा फंडामेंटल राइट है, और इस बैरियर के नीचे जो सुरक्षित है वह है हमारे देश के नागरिक। और एक क्या है, स्टेट मतलब राज्य, यानी कि इसमें केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है,
राज्य विधानमंडल हो सकता है, पार्लियामेंट होता है। आप अभी स्टेट का इतना मतलब समझिए, अभी लास्ट तक जाते जाते हम स्टेट में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं इसकी एक विस्तृत सूची तैयार किए हैं, उससे आपको जरूर रूबरू कराएंगे। तो जानते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति के शासन के स्थान पर कानून का शासन स्थापित करता है, यानी कि जो राज्य है या स्टेट है, यह कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो इस व्यक्ति के जीने से वंचित कर सके, इस व्यक्ति को ऐसा जीवन जीने के लिए व्यतीत कर सके या उसे उसके लिए उत्प्रेरित करे कि उस व्यक्ति का जीवन जेल की भांति हो जाए। तो उसको बचाने का कार्य हमारे देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो फंडामेंटल का प्रावधान रखा वह करता है। तो आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के शासन के बजाय कानून के शासन की स्थापना करता है। अभी इस दूसरे पिक का भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आगे चलते हैं अपनी फिर से उसी जगह पर। तीसरा है, यह व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त है। कल जब हम नागरिकता पढ़ा रहे थे तो आपको हमने व्यक्ति और नागरिक में अंतर बताया था। नागरिक वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें संविधान के द्वारा कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए होते हैं, और व्यक्ति वह कैटेगरी में शामिल होता है जिससे संविधान में कुछ कम अधिकार प्रदान किए गए होते हैं। जैसे भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त है, बल्कि जो व्यक्ति हैं उनको यह नहीं प्राप्त है। बाकी शेष जो फंडामेंटल राइट्स है वह विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे कोई यहाँ आया है, बीमार पड़ गया है तो उसे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसी का कोई सामान खो गया है तो उसको सामान उपलब्ध कराया जाएगा। कोई आया है तो उसको गोली नहीं मार दिया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को भी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। 19 और 20 उसे भी प्राप्त है। उसके बच्चों के साथ बलात्श्रम नहीं कराया जाएगा। ऐसे सारे प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशियों को भी दिया है, यानी कि हमारा संविधान एक अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा देता है, सार्वभौमिक मानववाद को भी बढ़ावा देता है। यह हमारे संविधान की विशेषता है। अगली विशेषता है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो इसको कम कर सकता है। अनुच्छेद 13 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। असंगत इन द सेंस ये हुआ कि मूल अधिकारों को कम करता हो। तो हमारे देश के संविधान में जो मूल अधिकार का प्रावधान है उसे सरकारों के द्वारा, राज्य विधानमंडलों के द्वारा या अन्य प्राधिकारी जो राज्य शब्द में शामिल हैं, वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना सकते जो मूल अधिकारों को कम करता हो। अगली विशेषता है, असीमित नहीं है। थोड़ा इस पॉइंट को यहां से समझते हैं। जैसे कोई यह एक आवास है और इस आवास के अंदर कोई व्यक्ति है और वह कहता है कि हमें फंडामेंटल राइट प्राप्त है प्राइवेसी का। तो यह जो सरकार है, यहाँ किसी नेता को इंगित करता हुआ फोटो है, तो ये कहते हैं ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट मिला है कि आप कमरे के अंदर कुछ करें, लेकिन यह एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कमरे के अंदर बैठकर बम बनाएं, कमरे के अंदर भारत विरोधी कार्य करें। तो आप समझ गए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह असीमित नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बंद कमरे के अंदर बम बनाएं और कमरे से निकलने के बाद या उसी कमरे में, जिस कमरे में आप बंद हैं, उसी कमरे में बम रख के आप खुद उड़ जाएं और अगल बगल के लोगों को उड़ा दें। आपको मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसी स्थिति तक प्राप्त है जब तक आपके कार्यों के द्वारा देश को, देश के नागरिकों को, देश के व्यक्तियों को कोई नुकसान न पहुंचे। वही स्तर तक आप प्राइवेसी कर लीजिए, उसी स्तर तक आप बोल लीजिए। आप इतना नहीं बोल सकते कि किसी को गाली देने लगेंगे, या आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि जिन देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं उनके बारे में आप गलत शब्द बोलें कि हमारे उस देश से संबंध खराब हो जाए। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते। भारत युद्ध की स्थिति में है और आप कह रहे हैं हमको शिक्षा दीजिए, तब आप ऐसा भी नहीं कर सकते। आप धरना, स्वतंत्रता दी गई है आपको आवाजाही की, भ्रमण करने की, अपना वाद विवाद या अपनी बात रखने का, लेकिन ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। ये आप मूल अधिकार का प्रयोग नहीं, या अन्य लोगों के मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं। नेशनल हाईवे से लोग आते जाते हैं, आप उस पर धरना
देने के लिए बैठ गए, आप वहां पूजा पंडाल लगा लिए या आप वहां कुछ भी किए, वहां बैठ कर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे आम जनता परेशान हो रही है, तो आप जुलूस निकाल रहे हैं। आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आपको धार्मिक अधिकार मिला, लेकिन आपका धार्मिक अधिकार किसी के अधिकारों के आड़े हाथ नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, मूल अधिकार की ये भी विशेषता है कि यह असीमित नहीं है कि आपको अधिकार हो गया बोलने के तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। आई थिंक आप इन दोनों पिक्चर्स के माध्यम से मूल अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को समझ गए होंगे। अगला प्रावधान यह है कि यह न्याय योग्य है। न्याय योग्य का मतलब यह हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जाकर अपने जो अधिकार हैं जिनका हनन किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसकी भरपाई के लिए या न्याय पाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाकर अपने लिए न्याय या अपने हुई क्षति की पूर्ति कर सकता है। तीसरा है लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप। आप जानते हैं लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए या डिसीजन लेने के लिए अधिकार होते हैं, तभी उसे लोकतंत्र कहा जा सकता है। अब किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार ही नहीं है, व्यापार करने का, वाणिज्य करने का अधिकार नहीं है, उत्तर प्रदेश से केरल जाने के लिए उसे आज्ञा नहीं है, उसे बोला जा रहा है कि आप पहले परमिट लीजिए, तो वह किस प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्यों को वह देश बढ़ावा दे रहा है। इसलिए मूल अधिकारों के प्रावधान को रखने से मूल जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको बढ़ावा मिलता है। यहाँ एक चीज और जानने योग्य है, इनर लैंड परमिट का कंसेप्ट। इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट अभी पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लागू है। इनर लाइन परमिट का मतलब ये होता है कि कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जो आज भी आम जनजीवन से एकदम से कटे हुए हैं, अलग हुए हैं, तो वहां पर अगर किसी व्यक्ति को जाना है तो उससे एक विशेष प्रकार का पासपोर्ट लेना पड़ता है, उसे ही इनर लाइन परमिट कहा जाता है। आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं मूल अधिकारों का स्थगन। इसमें 2-3 चीजें। पहली चीज है मूल अधिकारों का स्थगन। तो जो मूल अधिकारों का स्थगन है वह हमारे देश का स्थगन जो है हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात, अभी पिक्चर में मैंने दिखाया था कि बीच में एक बॉर्डर है और बॉर्डर को प्रोटेक्शन कर रहा है हमारे देश के जज, यानी कि मूल अधिकारों का संरक्षण जो है या मूल अधिकारों के संरक्षक जो हैं वह हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। और तीसरा जो शब्द है मूल अधिकारों का समापन, या फिर इसमें कुछ नई श्रेणी जोड़ना। इसको करने के लिए हमारे देश की पार्लियामेंट अधिकृत है, यानी कि हमारे देश की संसद अधिकृत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इसे संशोधन के माध्यम से और संशोधन किया गया 44वां, और उस 44वें संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से अलग कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का के तहत लीगल राइट्स की श्रेणी में शामिल कर दिया। तो स्थगन का कार्य हमारे देश का प्रधान राष्ट्रपति करता है। संरक्षण का कार्य हमारे देश की न्यायपालिका, और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करके मूल अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हमारे देश का हाई कोर्ट रिटों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। मूल अधिकारों को हटाना या उसमें कुछ नए प्रावधान को जोड़ना, नए प्रावधान को जोड़ने का उदाहरण जैसे शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में घोषित किया गया है। तो
इसका कार्य हमारे देश की पार्लियामेंट करती है और पार्लियामेंट में 3 लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। अब देखते हैं आगे इसमें अब हमने कुछ अधिकार जैसे प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार, इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार है और जितने भी अधिकार हैं उनकी श्रेणियों में यह सबसे बड़ा अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार का मतलब यह हुआ, इसकी शब्दावली यह कहती है कि व्यक्ति जन्म ले लिया, जन्म लेने मात्र से ही उसे सारे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस धरती पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक विशिष्टता के साथ जन्म लेता है और उसकी विशिष्टता होती है कि उसे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सारे अधिकार दिए गए हैं। यानी कि जितने भी प्रकार के अधिकार हैं, चाहे प्राकृतिक मानवाधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो, मूल अधिकार हो, जितने भी अधिकारों की श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों में जो प्राकृतिक अधिकार है वह सबसे बड़ा है। अगर हम मान लें प्राकृतिक अधिकार, तो प्राकृतिक अधिकार को एक सबसे बड़े गोले में रख सकते हैं और उसके बाद हम इस दूसरे गोले में मानवाधिकार को रख सकते हैं। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक अधिकार व्यक्तियों को मिले हैं उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को व्यवहारिक रूप में दे देना और किसी भी कंडीशन को ना शामिल करना, जैसे धर्म, जाति, स्थान, निवास, देश, यानी कि पूरे विश्व में जन्मा कहीं का भी व्यक्ति उसे मानवाधिकारों से, रहने से, खाने से, पीने से, शिक्षा से, इन सब से बोलने से यदि वंचित ना किया जाए तो ऐसी जो एक सार्वभौमिक अवधारणा है अधिकार की, उसे मानवाधिकार कहते हैं। और वर्तमान में इसका कार्य संरक्षण का, यानी कि मानवाधिकारों को लागू करने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। तो मानवाधिकार में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती, चाहे भारत का नागरिक हो, पाकिस्तान का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, साउथ अफ्रीका का नागरिक हो या साउथ कोरिया का नागरिक हो, उसे एक सार्वभौमिक विश्व की अवधारणा मानी जाती है और यह माना जाता है विश्व के सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर अगला अधिकार है संवैधानिक अधिकार। नॉर्मल अधिकार, ये इसका सिंपल सी मीनिंग है, जिसका उल्लेख संविधान में कर दिया जाए, जिन अधिकारों का उल्लेख संविधान में कर दिया जाए उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। आगे देखते हैं। फिर है हेडिंग, स्वतंत्रता पूर्व भारत में मूल अधिकारों के लिए किए गए प्रयास या मूल अधिकार का विकास। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, उसके बाद इस हेडिंग को डिस्क्राइब करते हैं। हेडिंग है हमारे पास, स्वतंत्रता पूर्व भारत में मूल अधिकारों के विकास के लिए किए गए प्रयास या मूल अधिकार का विकास। भारतीय संविधान में जब आप एक प्रावधान पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के वह कौन से पहलू हैं जिन्हें विदेशी देशों के संविधानों से लिया गया है, तो उसमें मूल अधिकार का जो प्रावधान है हमारे संविधान में उल्लेखित है या संवैधानिक जानकारों के द्वारा यह कहा जाता है कि हमारे देश में जो मूल अधिकार का प्रावधान है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप अभी 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद आप उत्तर दीजिएगा कि क्या हमारे देश के संविधान में जो मूल अधिकार का प्रावधान दिया गया है या स्वदेशी उपज है या फिर विदेशी उपज है। इसका निर्णय आप पर करना है, लेकिन फिलहाल सही उत्तर यही करना है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन हमारे समझ से वास्तविकता कुछ और है। इन 4-5 पॉइंटों को पढ़ने के बाद आप भी शायद इस मत से सहमत हो जाएं। मूल अधिकार का विकास का आधार भारतीय दर्शन रहा है। कैसे? क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागे भवेत्। जिस दर्शन में इस बात की का उल्लेख किया गया हो कि सभी सुखी हों, किसी के पास दुख का कभी कोई आश्रय ना आए, यानी कि दुख क्या हुआ, कोई जा रहा है उसको रोक दीजिए, कोई पढ़ने जा रहा है उसको पढ़ने नहीं दीजिए, किसी को भूख लगी है उसे खाना नहीं खाने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? मूल अधिकारों को उसके हनन ही तो कर रहे हैं। और यही भारतीय दर्शन भी तो कह रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इसी के साथ जब वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणा भारतीय दर्शन में है,
तो इससे बड़ा तो कोई मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट ये है कि हम ये मानते हैं कि मूल अधिकार का उद्भव भारतीयों की उपज है, यानी कि स्वदेशी है। दूसरा पॉइंट है, सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग तिलक जी द्वारा स्वराज बिल में की गई। तीसरा तथ्य यह है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट गठित की गई थी, उसमें बहुत से प्रावधान थे। भारत का एक तरह से संविधान था वो, उस संविधान में भी खैर वो संविधान नहीं बन पाया, मात्र रिपोर्ट बनकर रह गया। और यदि जो हमारा आज का संविधान है, इस संविधान के लिए भी समितियां गठित की गई थी। यद्यपि यहाँ जो समितियां थी उनके अनुशंसा के आधार पर भारत का संविधान बन गया, लेकिन सोचिए क्या होता जब जो समितियां गठित की गई थी उन समितियों के आधार पर भारत का संविधान न बनता, तो ये भी एक रिपोर्ट ही रह जाती। उसी तरह मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसे मात्र रिपोर्ट कह देने से यह खारिज नहीं किया जा सकता कि मूल अधिकारों को देने के लिए भारत के जो नेता थे वह कितने प्रतिबद्ध थे। तीसरा पॉइंट है, 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया में मूल अधिकारों की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से ब्रिटेन में लोगों को अधिकार दिए गए हैं उस प्रकार से भारतीय लोगों को भी अधिकार दिए जाएं। तीसरा, कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की बात की गई थी। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कराची अधिवेशन के बारे में। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यह कहा गया गांधी जी के द्वारा कि भाई आप हम सम्मेलन करने आए, हमें कुछ तो दीजिए, मूल अधिकार ही दे दीजिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी इस बात को रखा था। खैर भगत सिंह जैसे मुद्दों पर उन्होंने बात नहीं की, या की हो तो शायद वो इतिहास के पन्नों में ही दबा है। तीसरा है, 1945 में गठित सप्रू समिति की रिपोर्ट ने मूल अधिकार को संविधान में शामिल होने की बात की थी। और मूल अधिकारों के लिए गठित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल एवं मूल अधिकारों की उप समिति के लिए गठित समिति जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, उनकी अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया। अब हमें बताइए 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट हैं जिनसे यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार के प्रावधान को शामिल करने के लिए भारतीयों की क्या प्रतिबद्धता थी। फिर भी हमें यह पढ़ाया जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का जो प्रावधान है वह अमेरिका के संविधान से गया है। चलिए एक लास्ट का की पॉइंट है, परीक्षाओं में अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है कभी पूछ ले। जब हमारे देश के संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया था तो उस पर कुल 38 दिन तक बहस हुई थी। अब आगे देखते हैं। मूल अधिकार में 7 प्रकार के मूल अधिकार शामिल किए गए थे, लेकिन एक मूल अधिकार जो है उसे समाप्त कर दिया गया था। उसको मैं पहले बता चुका हूं। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था और उसके लिए अनुच्छेद 300 का की व्यवस्था की गई थी। ये जो 7 प्रकार के न्याय थे उसमें से खत्म हो गया, बचे 6। उसमें समता का अधिकार जिसका अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 32 में किया गया है। इन सारे प्रावधानों को आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है। अब जानते हैं मूल अधिकारों से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद फिर हम अनुच्छेद 12 से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन सिद्धांतों की बहुत जरूरत है कि आपको ये सिद्धांत पता होने चाहिए। नहीं तो अगर प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा बनाया गया तो हो सकता है आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। इसलिए पोस्टमार्टम करने से अच्छा है परीक्षा का प्रीमोर्टम किया जाए, यानी कि उसके पहले ही तैयारी कर ली जाए। जो भी सिलेबस है उसका कामा बिंदु जो भी है उसका पूरा अध्ययन कर लिया जाए। मूल अधिकारों से संबंधित पहला जो सिद्धांत है उसे जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है, जिसे आपको पता भी होगा कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसे कौन करता है। तो जुडिशियल रिव्यू करने के लिए जो ऑर्गेनाइज संस्था है या जिसे डेजिग्नेट किया गया है वह संस्था है हमारे देश की जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। और यदि राज्य के द्वारा
केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा, या अभी हम आगे राज्य की जो श्रेणियां हैं, जो सूचियां हैं, उनमें से उल्लेखित कोई भी व्यक्ति या जिसे राज्य कहा जाएगा, वह कोई ऐसा कानून बनाता है, ऐसी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों को हनन करती है, समाप्त करती है, तो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि कह सकते हैं हमारे देश की जुडिशियल रिव्यू करके, न्याय पुनर्विलोकन करके उस नियम को, उस कानून को खारिज कर देगी, समाप्त कर देगी। दूसरा सिद्धांत है भावी प्रवर्तन का सिद्धांत। इसको छोड़ते हैं, पहले तीनों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं आच्छादन का सिद्धांत। संविधान जब हमारे देश का लागू हुआ तो उसके पहले भी कुछ संविधान था जिससे हमारे देश की कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का संचालन होता है। 1935 के एक्ट से भी हमारे देश का संचालन होता था, और आईपीसी, सीआरपीसी और विभिन्न प्रकार के अध्यादेश और कानून परंपराएं थी जिनके आधार पर जो ब्रिटिश सरकार थी वह हमारे देश का शासन चलाती थी। अब प्रश्न उठा कि जब हमारे देश का संविधान लागू हो गया तो क्या इसके पहले की जो विधियां हैं, कानून हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं, वह माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, या फिर वह कितना माने जाएंगे? चूंकि हमारे देश का संविधान ही बना था और विभिन्न प्रकार के क्रिमिनल लॉज और अन्य प्रकार के जो लॉज हैं वह आज भी सर्कुलेशन में है। जैसे आप आईपीसी, सीआरपीसी का उदाहरण ले लीजिए, आज भी आईपीसी, सीआरपीसी के माध्यम से ही भारत में जो कानून व्यवस्था है या फिर जो विभिन्न प्रकार के अपराध हैं, अपराधों की श्रेणियां हैं, इन सब का प्रावधान आज भी ब्रिटिश काल का ही लागू है। तो इतना समय तो भारत के पास था नहीं या परिस्थितियां नहीं थी, जो भी रहा हो, कि आईपीसी, सीआरपीसी का भी निर्माण कर दिया जाए। अब कहा गया भाई कि जो आईपीसी, सीआरपीसी या अन्य प्रावधान है, मान लीजिए भारतीय संविधान से असंगत है और खास करके मूल अधिकार से असंगत है, तो तब क्या किया जाएगा? तो कहा गया इसे आच्छादन सिद्धांत के तहत कि संविधान लागू होने से पूर्व की विधि जितनी संविधान से असंगत है वह समाप्त कर दी जाएगी या समाप्त मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई XXXYYY नाम की कोई विधि है जो हमारे देश के 6 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं उनमें से एक कोई मूल अधिकार पर समाप्त करती है या असंगत है या मेल नहीं खाती है, तो इसमें जितनी धाराएं हैं या जितना प्रावधान है, जितना संविधान से असंगत है, जितना हमारे देश के संविधान से असंगत है, उसे नहीं लागू किया जाएगा। बाकी शेष जितना बचा है उसे लागू किया जाएगा या माना जाएगा कि यह ठीक है। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे कि संविधान लागू होने से पूर्व जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए नियम थे, कानून थे, अगर वह भारतीय संविधान से मेल नहीं खाते हैं तो वह समाप्त माने जाएंगे। सिंपल। तीसरा है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण सिद्धांत का मतलब यह है, राज्य द्वारा बनाई गई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह विधि शून्य मानी जाएगी। इसका मतलब भी यही है कि जैसे मान लीजिए भारत सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया और उसमें ये इतनी धाराएं हैं, मान लीजिए 10 धाराएं हैं, और इन 10 धाराओं में से 5 ऐसी धाराएं हैं जो मूल अधिकारों का हनन करती हैं या मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो पूरा 10 धाराओं का कानून है इसे पूरा को नहीं समाप्त किया जाएगा, बल्कि उन 5 धाराओं को समाप्त कर दिया जाएगा हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चूंकि संसद ने कानून बनाया है, अब अगर उसे खत्म ही करना होता तो बनाते क्यों? मूल अधिकार का संरक्षक या गारंटर कौन है? हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए, या केंद्र सरकार नहीं या राज्य सरकार भी हो सकता है, या अन्य प्राधिकार भी हो सकते हैं, प्राधिकारी भी हो सकते हैं जो राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल हैं। और अभी राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन शामिल है हम आपको बताएंगे। तो जो 5 धाराएं असंगत हैं वह हटा दी जाएंगी और जो शेष 5 धाराएं हैं वह
रनिंग में रहेंगी, सर्कुलेशन में रहेंगी, या उन्हें समाप्त नहीं किया जाएगा। यह सिद्धांत जो है वह पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। अगला सिद्धांत है अधित्यजन का सिद्धांत। अधित्यजन सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। कोई नहीं कहेगा कि हमें 20 और 21 के तहत जो मूल जीवन जीने की स्वतंत्रता मिली है, हाँ मैं इसको समाप्त करता हूं और मैं अब मृत्यु को प्राप्त करूंगा, मैं स्वयं मर जाऊंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बोलने की अधिकार, बोलने का जो आपको अधिकार है उसके आप अधिकारी हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि हम जीवन भर अब शांत रहेंगे, क्योंकि आपको हमारा जो संविधान है वह मूल अधिकार त्यागने की इजाजत नहीं देता है। आपको पूजा पाठ करना ही होगा, आप पूजा पाठ को करने से मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को अपने आप से नहीं समाप्त कर सकता। यदि हाँ कुछ उसने कोई क्राइम किया है तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। इसका कार्य करने के लिए हमारे देश का कानून, हमारे देश की जुडिशरी जिम्मेदार है। अब आपने अधित्यजन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू पढ़ लिया। अब भावी प्रवर्तन का सिद्धांत पढ़ते हैं। यह कहता है संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसके पूर्व तक प्रभावी रहेंगी। इसे ही भविष्य लक्ष्य विनिर्माण का सिद्धांत कहा गया। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उसे ये नहीं कहा गया कि, कभी कभी थोड़ा सा अलग से समझिए कि जब कोई कानून, कोई विधि बनाई जाती है तो उसे, जैसे मान लीजिए आज की डेट में बनाया गया तो इसे आज की डेट से भी लागू कराया जा सकता है, और जो महीने या साल बीत गए उस दिन से भी लागू कराया जा सकता है, और आगे आने वाले कुछ महीनों को छोड़कर भी, मान लीजिए आज अक्टूबर में कानून बनाया गया तो ये नवंबर दिसंबर को छोड़कर जनवरी 2022 से भी लागू कराया जा सकता है, और इसी तरीके से इसे 2020 से भी लागू कराया जा सकता है। तो इसमें यही कहा गया कि संविधान लागू होने से पूर्व जो विधियां हैं, जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसके पूर्व तक प्रभावी रहेंगी। यानी कि मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी प्रावधान है जो संविधान लागू होने से पूर्व तक प्रभावित है तो वह प्रभावी माने जाएंगे। हाँ, अगर इसके पहले हमारे देश का संविधान में मूल अधिकारों को प्रावधान किया गया लेकिन इसके पहले किसी के मूल अधिकारों का हनन हुआ हो तो सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। सरकार, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा तब से ही करेगा जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ। आई थिंक आप समझ गए होंगे ये सारे सिद्धांत, और खास करके भावी परिवर्तन का सिद्धांत भी आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं। अब हम राज्य की परिभाषा जान लेते हैं कि राज्य की श्रेणी में या राज्य की सूची में कौन कौन शामिल है। अनुच्छेदों के प्रावधानों में सबसे पहले हम राज्य की परिभाषा जानते हैं। यहाँ राज्य में और जब हमने कल आपको नागरिकता पढ़ाया था उस राज्य में अंतर है। यहाँ राज्य की परिभाषा नागरिकों के मूल अधिकारों के संबंध में दी गई है, और हमने जो कल राज्य पढ़ाया था वह एक राजनैतिक शास्त्र में जो किसी देश की या उस देश को राज्य की हैसियत से देने की श्रेणी है उसके बारे में पढ़ाया था। उसके 4 कंपोनेंट मैंने पढ़ाया था: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता मतलब अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में जब कोई देश स्वतंत्र है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं है, तो उसे संप्रभु माना जाएगा। उसकी एक सरकार होनी चाहिए, जैसे वर्तमान में भारत सरकार के पास अपनी सरकार है, राज्यों की अपनी सरकार है। भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। अगर ऐसे चारों कंपोनेंट्स हैं तो उसे राज्य माना जाएगा। बाकी इसकी विस्तृत व्याख्या हमने पिछले वाली क्लास में की थी। आज जो राज्य की परिभाषा दी गई है इसको हमने इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। यह राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों के संदर्भ में दी गई है कि इतने व्यक्ति हैं या ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य के तहत आएंगी, क्योंकि अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मूल अधिकारों को कम करती हो या असंगत करती हो। इसीलिए
अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य की सूची है उनको जान लीजिए। अगर ये लोग या संस्थाएं कभी आपके मूल अधिकारों को समाप्त करती हैं तो परीक्षा की दृष्टि से भी, अपना जीवन जीने की भी दृष्टि से आपको इस अनुच्छेद के प्रावधान को पता होना चाहिए। अब देखते हैं इस अनुच्छेद में कौन कौन सी सूचियां हैं जो शामिल हैं। पहला है भारत सरकार, दूसरा होगा राज्य सरकार, तीसरा भारत की संसद, चौथा भारत के राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, LIC। आप ध्यान करिए कि हमने एक केस पढ़ाया था जब प्रस्तावना पढ़ाते थे, LIC केस 1995। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और राज्य, चूंकि राज्य LIC को राज्य की श्रेणी में रखा गया है, उस LIC ने क्या किया था कि कुछ कर्मचारियों के साथ भेदभावकारी पूर्ण नीतियां बनाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे फटकार लगाई थी कि आपको समझ में नहीं आता, आप राज्य की श्रेणी में हैं और आप मूल अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात अनुच्छेद 13 में कही गई है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो लोगों के मूल अधिकारों से असंगत हो, यानी कि उन्हें कम करते हो या समाप्त करते हो। आपने कैसी नीतियां बना दी कि कुछ लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, कुछ लोगों को हानियां प्राप्त कर रहे हैं। आपको जरा सा भी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, पढ़ लीजिए, संविधान ही पढ़ लीजिए। न पढ़ पाए संविधान पूरा तो मूल अधिकार तो पढ़ लीजिए। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को भी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। रेलवे अगर कभी आपके मूल अधिकारों का हनन कर दे तुरंत चले जाइए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, रिट जारी करवा दीजिए, आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। बैंक, बीमा कंपनी, लोक सेवा आयोग अगर UPSC के द्वारा आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको नौकरी नहीं दे रहा है, अब नौकरी क्यों नहीं दे रहा है ये भी आप जान लेना। ये नहीं कि आप परीक्षा में फेल हो गए फिर भी चले गए न्यायालय की, देखिए हम परीक्षा तो दिए लेकिन हमको पास ही नहीं किए। चूंकि ये राज्य की श्रेणी में आते हैं और हमें नौकरी पाने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं, जो कि हमारा मूल अधिकार है। जरा इनके विरुद्ध कुछ काम तो कर दीजिए, हमको नौकरी दिलवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाग जाइए यहाँ से चुपचाप, और चुपचाप पढ़िए जाके सारा काम बिंदु, अगली बार पास होइए। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत पेट्रोलियम आयोग आदि संस्थाओं को यह माना जाता है कि यह राज्य है और इसकी एक विस्तृत सूची है। अगर आप और ज्यादा याद कर सकते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप PDF में पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं जरा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन ऐसा संस्था है भारत में जो राज्य शब्द में किसी को शामिल करता है। तो इस कार्य को करने वाली जो संस्था है वह भारत देश की पार्लियामेंट है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि राज्य की श्रेणी में किसी को रखना है तो उसको रखने का कार्य कौन करेगा, तो ऐसा कार्य करने का कार्य या उसे प्राधिकृत किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय पार्लियामेंट को। आज की क्लास में इतना ही। कल हम अनुच्छेद 13 से आगे अपने क्लास को बढ़ाएंगे। हमें उम्मीद है और आशा है कि यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।